जय हिंद। आज हम लोग डिटर्मिनांट के इस दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटर्मिनांट के कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और डिटर्मिनांट के कुछ प्रॉब्लम को भी बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग डिटर्मिनांट के डेफिनेशन को पढ़ चुके थे, डिटर्मिनांट क्यों पढ़ें इसको भी जान चुके थे, डिटर्मिनांट में माइनर कोफैक्टर क्या होता है और डिटर्मिनांट का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को अभी तक भी नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से देख लें। वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा सहयोग करें ताकि मैं इस चैनल को खुशी खुशी चलाता रहूं। तो बच्चों, तो प्रॉपर्टी को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का चीज़ रिवीजन करेंगे कि आप जान रहे हैं कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स थे वो सभी मैट्रिक्स को लाया गया और उसी को डिटर्मिनांट बनाया गया। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थे उसको जो है हटा दिया गया, वो डिटर्मिनांट बनने के लायक नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए कि किसी पार्टी में वैसे ही आदमी को इनवाइट किया गया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स था और वैसे आदमी को भगा दिया गया, वैसे आदमी को खाना नहीं खिलाया गया, वैसे आदमी की कोई इज्जत नहीं की गई जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमारा बन जाता है, इस डिटर्मिनांट बन जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर ए आपका ऑर्डर 1 ऑर्डर का हो आपका कोई मैट्रिक्स, तो इसका वैल्यू जो होता है इसका वैल्यू 2 होता है। और यहां पर एक चीज हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसको मॉड समझने की भूल ना करें, इसको हम लोग डिटर्मिनांट पढ़ेंगे अगर डिटर्मिनांट में इस तरह से हमको दिख रहा है तो। अब यहां पर b कोई दूसरा डिटर्मिनांट हम लोग लेते हैं जैसे 2, 3, 4, 7, तो याद कीजिए कि इसका वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते थे। इसका वैल्यू हम लोग निकालते थे कि 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3 करके। तो यह ऑर्डर 2 डिटर्मिनांट का वैल्यू अगर निकालना है तो इस तरह से पहले मल्टीप्लाई कीजिए फिर माइनस कर दीजिए 4 इंटू 3, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बेहद ही डिटेल तरीके से बताया गया है, जो कि हो जाएगा आपका 2। अब C कोई डिटर्मिनांट हमने लिए 1, 2, 3, 4, 7, 3, 2, 0, 2, इस तरह से एक डिटर्मिनांट ले लिए। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने ये कहा था कि इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, जैसे मान लिया जाए कि हम R2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो 4 है ना, अब फिर उसके बाद एक 2/2 का डिटर्मिनांट आता है, अब फिर उसके बाद यह आपका 7 है ना, ये 2/2 का डिटर्मिनांट आता है, अब फिर उसके बाद यह 3, ये 2/2 का डिटर्मिनांट आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हमने बताया था आपको साइन रूल भी बताया था कि किसका साइन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से साइन रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि प्लस जो होता है 1 का साइन प्लस होता है, 2 का साइन जो होता है माइनस होता है, और 3 का साइन जो होता है प्लस होता है, और यहाँ पर 4 का साइन जो है माइनस होता है जिसको हमने देखिए माइनस में लिखा है, 7 का साइन ये प्लस में है तो प्लस में लिखा है, 3 का साइन यहाँ माइनस में है तो माइनस में हमने लिखा है। तो करते क्या है हम लोग कि जैसे ये 4 लेते हैं तो 4 का जो रो और कॉलम है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो 4 के संगत में रो और कॉलम जो है डिलीट करने के बाद 2, 3 और 0, 2 बच जाता है, 2, 3 और 0, 2 बच जाता है। 4 के करस्पॉन्डिंग अगर रो और कॉलम को हम डिलीट करते हैं इस तरह से और इस तरह से, तो ये चारों कोना वाला एलिमेंट बच जाता है जो कि 1, 3 और 2, 2 हो गया। और फिर 3 के संगत रो और कॉलम को माफ करेंगे, रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया, को अगर हम डिलीट करते हैं हटा देते हैं तो 1, 2 और यह 2, 0 बचता है इस तरह से।
अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो अभी तो जान ही रहे हैं आप कि 2/2 मैट्रिक्स अगर होता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, -4 इंटू 2 जब 4 -0 +7 इंटू 1 इंटू 2 2 हो गया, और 2 इंटू 3 6 हो गया, और -3 इंटू 1 इंटू 0 0 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। इसके बाद देखिए -4 इंटू 4 कर दिए, और 7 इंटू -4 हो गया, -4 हो गया, और फिर यह -3 इंटू -4 जो है ये +12 हो जाएगा। अब यह आपका 16 -16, और फिर इसके बाद यहाँ -28, और फिर उसके बाद +12। तो 16 + 28 हम लोग लिख सकते हैं 8 6 14 44 -44 +12, तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो ये सारा चीज जो है आपको पिछले वीडियो के ही माध्यम से हमने बता दिया था। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को। तो यहां पर हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी को देखें और समझें। पहला प्रॉपर्टी आपका कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे इंटरचेंज कहने का मतलब कि जैसे देख लीजिए कि यह आपका एक डिटर्मिनेंट है जो कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 इस तरह से दिया गया है। अब इसको इंटरचेंज करने का मतलब कि A1 A2 A3 जो है आपका रो में था, तो इसको हमने कॉलम में ला दिया, A1 A2 A3, और फिर B1 B2 और B3, C1 C2 और C3। कहने का मतलब याद कीजिए, आप मैट्रिक्स में पढ़ते होंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते थे हम लोग, रो को कॉलम बना देते थे और कॉलम को रो बना देते थे। तो उसका वैल्यू वो जो दोनों होता था वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता था, वो रूल हम लोग अप्लाई कर सकते थे उसमें। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसी को हम लोग कहते हैं। उसी तरह से अगर ट्रांसपोज हम लोग लिखें डिटर्मिनेंट में, तो इसका जो भी वैल्यू आता है आपका, मान लीजिए k आता है, तो इसका भी वैल्यू आपका k ही आएगा। और यहाँ तक ही नहीं, इसमें अगर हम तीनों रो और तीनों कॉलम को एक साथ चेंज कर दें, कहने का मतलब कि जैसे A1 को हमने C1 C2 C3 लिखा, माफ करेंगे A1 A2 A3 लिखा, और उसके बाद B1 B2 और B3 लिखा, इस तरह से लिखा। क्या किया हमने, जो नीचे था वो सबसे ऊपर चला आया, उसके बाद जो बीच में था वो सबसे नीचे चला आया, जो सबसे ऊपर में था वो आपका बीच में चले आया। तो यहाँ पर हम देख रहते हैं कि तीनों रो का वो पोजीशन जो है चेंज हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसके वैल्यू में किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैल्यू आपका अनचेंज्ड रहता है। इसके बावजूद अब क्या करें, अगर कॉलम में भी हम तीनों कॉलम को चेंज कर दें, कहने का मतलब कि A1 B1 C1 है यहाँ पर, तो A1 B1 C1, A2 B2 और यह आपका C2, A3 B3 और यह C3। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो पहला कॉलम था उसको दूसरा बना दिया, जो दूसरा था उसको हमने तीसरा बना दिया, और जो तीसरा था उसको हमने पहला बना दिया। अगर इस तरह से भी हम लिख दें किसी भी डिटर्मिनेंट को, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको पहली प्रॉपर्टी को आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि इफ टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर दो कॉलम या दो रो को हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। डिटर्मिनेंट जो होता है वैल्यू तो वही आता है, जो वैल्यू आपका पहले में आया है वही वैल्यू दूसरे में भी आता है, लेकिन वहाँ साइन चेंज हो जाता है। कहने का मतलब इस तरह से समझिए, इसको एग्जाम्पल के मदद से समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, और इस डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया कि कोई दो रो को चेंज कर दिया। तो यह जो है आपका
A B1 B2 और B3, A1 A2 और A3, C1 C2 और C3 का पोजीशन उसी जगह हमने रहने दिया। क्या किया, यह जो आपका दूसरे रो में था उसको पहले रो में कर दिया, और जो आपका पहले रो में था उसको हमने दूसरे रो में कर दिया। तो इसका वैल्यू तो के ही आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू के ही आएगा, लेकिन इसका जो साइन है आपका चेंज हो जाएगा, यह माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक ही नहीं, ये तो रो को कोई दो रो चेंज करने वाली बात हमने कही, आप कोई दो कॉलम को भी अगर चेंज कर देते हैं तो भी इसका वैल्यू निगेटिव साइन को गेन कर लेता है। जैसे देख लीजिए कि हमने लिखा A2 A3 B2 C2, यानी कि दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में ला दिया। अब फिर उसके बाद तीसरे को हम लोग जो है पहले में ला दिया, और उसके बाद पहले को दूसरे में लेके चले जाते हैं, A1 B1 और C2 A1 C1, इसके बाद A3 B3 और यह आपका C3, यानी कि थर्ड कॉलम को हमने जस का तस रहने दिया। यहाँ से इधर ला दिया, इसको हमने ये इधर ला दिया, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस के हो जाएगा। के क्या करता है, सिर्फ माइनस साइन को गेन कर लेता है अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी के तीन ऐसे प्रॉपर्टी को जिसके चलते इसका जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो होता है। यानी कि यहाँ शॉर्ट में ये समझिए कि अब आपको ऐसे डिटर्मिनेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसको आप देखकर ही कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जीरो होगा। तो वैसा कौन कौन सा डिटर्मिनेंट होगा इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है क्या कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, अगर कोई दो रो या कोई दो कॉलम किसी एक डिटर्मिनेंट का इक्वल हो, जैसे मान लिया जाए कि ये A1 है, यह A2 है, यह आपका A3 है, और दूसरा रो भी A1 है, A2 है और A3 है, और तीसरा रो कुछ भी है X1 X2 और यह X3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जो रो है इसका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब एक साथ दिखने वाला, है ना, एक तरह का दिखने वाला। आइडेंटिकल कहने का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है हम क्या कहेंगे कि डायरेक्ट ये आपका जीरो है। जैसे 2 3 4 2 3 4 8 7 9 पूछेंगे भाई इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, तो क्या कहेंगे जीरो होगा। अब पूछेंगे 2 3 7 1 5 6 और 2 3 7, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो कॉलम, ये 2 3 7 पहला कॉलम और 2 3 7 तीसरा कॉलम, ये दोनों आपका आइडेंटिकल है, दोनों आपका सेम है। तो इस स्थिति में भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चौथा प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि बताता है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है जीरो ही होता है। वो क्या कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। अब यहाँ पर समझें कि दो कॉलम या दो रो प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं। तो प्रोपोर्शनल होने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। कह रहा है क्या कि इफ टू रोज और टू कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि रो 1 का जो एलिमेंट आप देख रहे हैं A है, B है, C है, और R2 का एलिमेंट जो है KA है, KB है और KC है। तो प्रोपोर्शनल A बाय KA कर देते हैं तो क्या निकलता है, 1 बाय K निकलता है। अब फिर B बाय KB कर देते हैं तो क्या निकलता है, 1 बाय K ही निकलता है। उसके बाद C बाय KC कर देते हैं तो क्या निकलता है, 1 बाय K ही निकलता है। तो 1 बाय K अगर फिक्स वैल्यू आए, रेशियो आपका सेम है, दो रो या दो कॉलम को डिवाइड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हर एक जगह रेशियो सेम है,
तो वैसे स्थिति में इसका वैल्यू जो होता है 0 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के मदद से इसको समझिए कि अगर आपका 1 2 3 है, 2 4 6 है, 3 7 8 है, ये आपका एक डिटर्मिनांट दिया गया है। तो इस डिटर्मिनांट में हम देख रहे हैं 1/2, 2/4 और यह 3/6। तीनों को आप डिवाइड करके देख लीजिए, तीनों का वैल्यू 1/2 ही आता है। तो इसका मतलब हो गया कि 2 रो या कोई 2 कॉलम आपका सेम रेशियो में हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और तीसरा कारण जो है 0 होने का, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर 0। अगर ऐसा हो जाए कि किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट आपका 0 हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि रो का सारा एलिमेंट, हमने थर्ड रो का सारा एलिमेंट 0 किया हुआ है, तो इस स्थिति में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। या A B C X Y Z 0 0 0 कोई भी एक कॉलम अगर का सारा एलिमेंट 0 होता है तो इसका भी वैल्यू हमारा 0 ही होता है। तो इस 3 स्थिति में ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है 0 होता है। इसको दिमाग में ठीक तरह से एकदम बिठा लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला प्रॉपर्टी 6ठा नंबर है ना, ये क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k, then value of the new determinant in k times the value of the original determinant। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है UV W, ये आपका एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसका वैल्यू जो है आपका k है। क्या है वैल्यू भाई? k है। अब क्या करते हैं कि किसी n से हम हर एक नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे NA NX NU। n से हमने किसी रो या किसी कॉलम के टर्म को मल्टीप्लाई किया, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया। BYU BYV CZW, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ना n इंटू k हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने से आपको कितना आता है? k मिलता है। तो इसमें जो n हम सब रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको सॉल्व करने से n इंटू k मिलेगा। एक एग्जाम्पल और समझिए कि अगर इस n को हम है ना किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे n इंटू ए कर दिए, n इंटू बी कर दिए, n इंटू सी कर दिए, तो इस स्थिति में भी हमारा n के ही होगा। एक n से इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, है ना। अब इसी के साथ एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम इस मैट्रिक्स में इस डिटर्मिनेंट में माफ करेंगे, डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट के साथ हम n से मल्टीप्लाई कर दें, सारे एलिमेंट के साथ n से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह क्या हो जाता है? NV NC NZ और NW। तो क्या हो जाएगा भाई? एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक n मिलता है हमको। अब फिर दूसरे रो या दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा n मिलेगा। तीसरे रो या तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा मिलेगा हमको n। अब फिर उसके बाद इंटू k हो जाएगा, यानी कि n पर पावर 3 इंटू k हो जाएगा अगर सारे एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे, आगे इस पर फिर से डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को भी आपको बोर्ड पर दिखाया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं 7th प्रॉपर्टी, 7 नंबर की प्रॉपर्टी। तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था 3 प्रॉपर्टी पढ़ा था मैट्रिक्स में। कहाँ? मैट्रिक्स में कि पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी रो या कॉलम को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है।
अगर किसी रो या कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, है ना, वहाँ पे 2 भी इंटरचेंज हो सकता है या 3 भी इंटरचेंज हो सकता है, तो वह मैट्रिक्स जो होते हैं दूसरे का आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन हो गया। अगर 2 रो या 2 कॉलम चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन डालना पड़ेगा। अगर तीनों रो या तीनों कॉलम चेंज कर देते हैं तो कोई साइन नहीं डालना पड़ेगा। तो उसमें और इसमें यही अंतर है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि वीडियो आप लोगों को बना हुआ है। जो चीज़ नहीं ठीक तरह से सुन पाते हैं तो फिर से बैक जाके प्रीवियस करके 2-4 मिनट पीछे करके वीडियो को आप लोग फिर से सुन सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग तीसरा प्रॉपर्टी पढ़े थे मैट्रिक्स में कि अगर किसी भी रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ कोई नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और उसको किसी दूसरे रो में ऐड कर दिया जाए, तो रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर से, तो किसी दूसरे रो से ही हम लोग ऐड करेंगे तो उसमें कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही होता है। तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए A1, A2, A3, B1, B2, B3 और C1, C2 और C3, है ना। ये क्या कह रहा है कि फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर एंड इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो। इसका जो वैल्यू होता है इस स्थिति में चेंज नहीं होता है। क्या किए हम कि किसी भी इस तरह का प्रॉपर्टी आप लोग यूज करके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हालांकि इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया कि इस रो को R2 को 3 से मल्टीप्लाई किया किसी नॉन जीरो नंबर के साथ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं R1 के साथ, है ना, या तो R2 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, या तो माफ करेंगे R3 के साथ ही भी ऐड कर सकते हैं। अगर 2 लिए हैं, एक कॉलम ले लिए हैं, तो उसी के साथ हम लोग को ऐड करने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे रो के साथ ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहां तक ऐड ही नहीं, ये कोई भी नंबर, नॉन जीरो नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को बहुत उपयोग में ला चुके हैं आप लोग इन्वर्स निकालने में। उम्मीद करते हैं कि पिछला जो आपका मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो हमने बताया था कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स निकालने का एलिमेंट्री मेथड, वो आप अगर ठीक तरह से पढ़ लिए होंगे तो इसे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद हम लोग 8 नंबर पढ़ें प्रॉपर्टीज की। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट। इसके अनुसार हम लोग ये समझें कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है, जैसे a प्लस एक्स, b प्लस वाई, ये आपका c प्लस जेड, फिर ये आपका A1, B1, C1, फिर ये आपका A2, B2 और C2। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक रो में जितने भी एलिमेंट हैं, यह जो एक्सप्रेस किया गया है सम ऑफ 2 एलिमेंट या सम ऑफ 2 नंबर को लेकर एक्सप्रेस किया गया है। तो अब इसी को कहता है क्या, आप ऐसे लिखिए, इसका पहला टर्म उठा लीजिए, पहला ABC लिख लीजिए, ABC लिख लीजिए, A1 लिख दीजिए, B1 लिख दीजिए, C1 लिख दीजिए, A2 लिख दीजिए, B2 लिख दीजिए और C2 लिख दीजिए। अब आप पूछेंगे सर ये XYZ कहाँ गया, तो XYZ यहाँ है, XYZ A1 B1 और यह C1 A2 B2 और C2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए XY A प्लस एक्स प्लस यू होता, B प्लस वाई प्लस भी होता, C प्लस Z प्लस भी W होता, तो क्या होता कि एक मैट्रिक्स आपका, एक डिटर्मिनेंट जो है और आपका बन जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रॉपर्टी 9 नंबर ये कहता है कि अगर, जैसा कि इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 3 है। हमने क्या किया कि हर एक एलिमेंट के साथ जो है
3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, 3 इंटू 6, अब उसके बाद 3 इंटू 7, 3 इंटू 8, और यह आपका 3 इंटू 3। तो सभी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होता है भाई, तो 3 पर पावर 3 इंटू, अब इसका जो भी वैल्यू आता है, मान लीजिए इसका वैल्यू k आता हो या m आता हो, तो इसका जो वैल्यू 3 पर पावर 3 इंटू एम हो जाएगा। तो याद कीजिए कि एक रो के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से एक 3 हमको मिलता है, दूसरे रो के हर एक एलिमेंट के साथ मान लीजिए 3 से ही मल्टीप्लाई हुआ तो इंटू फिर से 3 हो गया, अब फिर तीसरे रो के हर एक एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर से इंटू 3 हो गया। तो यही चीज जो है 3 पर पावर 3 हो गया, यानी कि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर जो है पावर के रूप में आपका वहां पर आ जाता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला प्रॉपर्टी, कहता है कि इफ ए और बी दो मैट्रिक्स आपका इस तरह से हो, जैसा कि बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और यह जो है आपका इस तरह से हो, तो इस दोनों को हम इस तरह से अलग अलग करके डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, है ना, इज 0। तो जैसे देखिए आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि यह ओवल एरिया में घिरा हुआ है A1, A11, A12 और A13 घिरा हुआ है। उसके बाद शेडेड पोर्शन में आपको देख रहे हैं होंगे कि यह आपको A21, A22, A23 शेडेड पोर्शन में बीच में आपको दिख रहा है, सेकेंड रो में दिख रहा है। अब हम क्या किए, पहले रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किए और सेकेंड रो का कोफैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। कोफैक्टर को हम लोग जनरली ए से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप अगले लाइन में देख सकते हैं, A11 A21, A12 तो A22, A13 तो A23 इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। उसी तरह से A के बदले में हम C भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर जो होता है आपका C होता है। तो अब यहाँ पर इसका वैल्यू जो निकालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट में हमने लिख दिया है कि AIJ या CIJ दोनों से हम लोग कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को दिख रहा होगा कि ये सारा टर्म लेते हैं हम और इसका हम लोग ले लेते हैं कोफैक्टर। ये जो बीच में शेडेड रीजन है इसका हम लोग कोफैक्टर लेते हैं, जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं। तो क्या करते हैं कि 1 इंटू, अब देखिए इसका 2 का कोफैक्टर, 2 का जो साइन है ये माइनस है, तो 2 का कोफैक्टर जब लेंगे तो 2 का रो और कॉलम को डिलीट करेंगे हम, 2 3 2 1 मिलता है, 2 3 2 1 मिलता है। अब फिर इसके बाद हम 2 का 1 का ले चुके हैं और 2 एलिमेंट को लाते हैं और इस 2 का जो है हम लोग कोफैक्टर लिखते हैं। तो हालांकि इसका साइन प्लस होता है तो यहाँ बीच में हम लोग प्लस डालेंगे। अब फिर उसके बाद इस 2 के रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद 1 3 6 1 मिलता है, 1 3 6 1 मिलता है। अब फिर चलते हैं, इसका कोफैक्टर लेंगे और ये एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इंटू 3 हो जाएगा। चूंकि इसका साइन माइनस होता है तो यहाँ माइनस लिखिए। उसके बाद 4 का कोफैक्टर 1 2 6 2 होता है, 1 2 6 2 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो -1 इंटू यह 2 -3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, 6 3 जा 18 हो गया यह आपका। फिर -3 इंटू 2 हो गया, -12 हो गया। तो यहां पर देखिए -1 इंटू -4 आता है आपका, अब फिर +2 इंटू -17 आता है, अब -3 इंटू -10 आता है आपका। तो ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया -34 हो गया और ये हो गया आपका +30 हो गया। अब इसको देखिए तो यह 0 के बराबर है, क्योंकि -34 और 30 + 4 तो यह आपका कितना हो गया +34, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी, है ना,
कोई भी डिटर्मिनांट ले लीजिए और उस डिटर्मिनांट का कोई एक रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दूसरे रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हालांकि यह प्रॉपर्टी आपको कहीं यूज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपने समझ लीजिए कि धन है ना, पढ़ाई आपके लिए धन के तरह होना चाहिए। जिस तरह से बड़े लोग है ना धन के पीछे भागते हैं और धन कितना भी मिल जाए, पैसा कितना भी मिल जाए, कभी संतोष नहीं होता है। तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए कि पढ़ कितना भी ले, संतोष नहीं होना चाहिए। जिस दिन संतुष्टि हो गई पढ़ाई से तो उस दिन सोचिएगा कि पढ़ाई हमारा समाप्त हो गया। तो बच्चों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश किया कि आपको सारा प्रॉपर्टी बता दूं। अब इस प्रॉपर्टी को निश्चित रूप से आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से बना सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।